बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एंग्लो नॉर्मन पीरियड, इसमें ज़रा ये समझ लें कि पीरियड और एज में थोड़ा फ़र्क होता है। ये पीरियड का ताल्लुक है वो है हमारे पॉलिटिकल गैप से या पॉलिटिकल टाइम पीरियड से, लेकिन एज का ताल्लुक लिटरेरी जो कंडीशन है उससे है। दोस्तों की लिटरेचर की क्या हालत है। तो एंग्लो नॉर्मन पीरियड में 3 एजेस आएंगी। इसमें प्री चौसरियन एज है, इसमें एज ऑफ चौसर है, और इसमें फिर फ्रॉम चौसर टू टोटल स्मिशनसी है। ये पूरी नहीं आएगी इसमें एंग्लो नॉर्मन्स में। तो पहले बात है एंग्लो नॉर्मन्स है कौन। पिछला हिस्सा था एंग्लो सेक्सन्स, उसमें एंगल्स और सेक्शंस का ताल्लुक था। अब इसमें एंगल्स और नॉर्मन्स का क्यों आया है। नॉर्मन्स तो नॉर्मंडी फ्रांस से आए थे और उन्होंने बैटल ऑफ हास्लिंग में 1066 में टेक ओवर किया था और क्राउन उनके पास चला गया था, नॉर्मन्स के पास चला गया था। अब इसे एंग्लो नॉर्मन्स क्यों कहा जाता है। पहली बात तो ये है कि जैसे ही इन्होंने कब्जा किया था अंग्रेज़ी ज़बान ख़त्म हो गई थी। हर जगह फ्रेंच ने टेक ओवर कर लिया था और दफ्तरी ज़बान के तौर पर लैटिन का इस्तेमाल हो रहा था और दरबारी ज़बान फ्रेंच बन गई थी। यानी जो डॉक्यूमेंट्स, जो कागजी जो मामलात होते थे हुकूमत के, वो सारे लातीनी ज़बान में होते थे, और जो गुफ्त व शनीद होती थी, जो मामला किया जाता था, जो लोगों की बातें सुनी जाती थी, जो औरली ऑर्डर्स दिए जाते थे या कोई ऐलान वगैरह होता था, तो वो फ्रांसीसी ज़बान में होता था। ये चलता रहा है 13वीं सेंचुरी तक। इस दौरान अंग्रेज़ी जो थी वो लोगों की सतह पर जो चल रही थी, लेकिन स्कूलों में फ़्रेंच आ गई थी, दरबार में फ़्रेंच आ गई थी, रॉयल कोर्ट में फ़्रेंच आ गई थी, वगैरह वगैरह वगैरह। अंग्रेज़ी बिल्कुल दब के रह गई थी। 13वीं सदी में जिस वक्त किंग जॉन ने नॉर्मंडी के इलाके खो दिए फ्रेंच क्राउन के हाथों, यानी वो इलाके जो थे वो फ्रेंच किंग के पास चले गए, और जो मोनार्क्स यहाँ पे आते आ रहे थे उनके पास नहीं रहे। यानी जो मोनार्क्स थे उनके पास सिर्फ और सिर्फ इंग्लैंड का इलाका रह गया। मोनार्क्स के पास सिर्फ और सिर्फ इंग्लैंड का इलाका रह गया। जो नॉर्मंडी का इलाका था, जिस वजह से कि नॉर्मन्स थे, वो इनके हाथ से निकल गया। अब चूंकि इनके पास इलाका निकल गया, इनके पास एक जो बड़ी ऑप्शन थी वो ये थी कि ये एक बेटे को नॉर्मंडी का इलाका और एक को इंग्लैंड का इलाका दे दिया जाए, ताकि ये अलग अलग हो जाए, और वो जो एक तनाज़ा खड़ा हुआ था कि या तो नॉर्मंडी के हो या इंग्लैंड के हो, वो ख़त्म हो जाए। अच्छा, जब 13वीं सदी में ये अंग्रेज़ी दोबारा से आई तो ये डेन और फ्रेंच का मिक्सचर थी। क्यों मिक्सचर थी? क्योंकि स्कूलों में इंग्लिश बच्चों को फ्रेंच सिखाई जा रही थी छोटे होते से। तो क्या हुआ, एक एंग्लो नॉर्मल ज़बान पैदा हुई। एंग्लो नॉर्मल क्यों कहा गया? क्योंकि इसका जो बेस थी वो ईस्ट मिडलैंड डायलेक्ट था। ईस्ट मिडलैंड डायलेक्ट जो है वो मर्सियन डायलेक्ट, जो कि एंगल्स का डायलेक्ट था, उसकी प्रोडक्ट थी, उसकी एवोल्व फॉर्म थी। यानी मर्सियन डायलेक्ट से ईस्ट मिडलैंड्स डायलेक्ट बना था, और वो आगे मिलके फ्रेंच के साथ एंग्लो नॉर्मन ज़बान बनाता है, एंग्लो नॉर्मन इंग्लिश बनाता है, जो कि मिडल इंग्लिश कहलाती है। उस वक्त 5 मेजर डायलेक्ट्स थे: नॉर्दर्न डायलेक्ट, ईस्ट मिडलैंड डायलेक्ट, वेस्ट मिडलैंड डायलेक्ट, साउथ ईस्टर्न एंड साउदर्न डायलेक्ट। ये है साउथ ईस्टर्न डायलेक्ट और साउदर्न डायलेक्ट। ये 5 डायलेक्ट है। मतलब मिड ईस्टर्न डायलेक्ट से ये एंग्लो नॉर्मन जो इंग्लिश है वो पैदा होती है, और जो कि एंगल्स का था, और उधर से नॉर्मन्स की फ्रेंच आ गई, तो ये एंग्लो नॉर्मन इंग्लिश हो गई। यहाँ से बाकायदा एंग्लो नॉर्मन इंग्लिश शुरू होती है, और यहाँ से ही बाकायदा जो लिटरेचर है वो उस पर काम शुरू होता है। अच्छा, इससे पहले मिरेकल और मोरालिटी प्लेस हो रहे थे, जो कि लैटिन ज़बान में होते थे। इसका फ़र्क सिर्फ इतना सा है कि मिरेकल प्लेस जो है वो क्रिश्चियन है ओरिजिन में, और मोरालिटी प्लेस जो है वो उसका मज़हब से कोई ताल्लुक़ नहीं है। सादा अल्फाज में मिरेकल प्लेस जो थे वो चर्च की जो सिंबॉलिक जो सिंबल्स थे चर्च के, उनसे पैदा हुआ था, और ये चर्च के कंट्रोल में होती थी। इसमें चर्च की ही बिल्डिंग्स को इस्तेमाल किया जाता था शुरू में, और प्रीस्ट ही इसके एक्टर्स होते थे, और जो लैंग्वेज इस्तेमाल होती थी वो लैटिन होती थी। फिर ये बाहर निकले हैं चर्च से, और इन्होंने दौरे किए हैं इंग्लैंड के, और आहिस्ता आहिस्ता ये इनकी ज़बान फिर
फ्रेंच बनी और फिर अल्टीमेटली इंग्लिश बनी, जिस वक्त इंग्लिश का रिवाइवल हुआ था 13th सेंचुरी में, जिस वक्त एंग्लो नॉर्मन ईस्ट मिडलैंड डायलेक्ट पे के साथ मिक्स हो गए तो वजूद में आती है, इवॉल्व हो गए सामने आती है। इसके जो निस्बतन जो मॉरलिटी प्लेयर्स है उसमें पर्सोनिफाइड एब्स्ट्रैक्शंस यूज़ होती थी, जैसे साइंस है, कंजर्वेशन है, फ्री विल है, सेंसेस है, डेडली सिंस है, गुड एंजल बैड एंजल है, वाइस है, डेवल है, ये चीज़ें होती थी। और जो मॉरलिटी प्लेयर्स होते थे उसमें कदरे फ्रीडम मिलती थी प्लॉट को, कैरेक्टर्स को, लाइंस को। लेकिन जो मिरेकल प्लेयर्स थे उसमें एक डायडेक्टिक टोन होती थी कि ऐसे ही बताना। उसमें क्रिश्चियन स्टोरीज होती थी, उसमें स्टोरीज जैसे कि डेविड की स्टोरी हो गई, एक्सोडस की स्टोरी हो गई, सोलोमन की वगैरह वगैरह वगैरह, इस किस्म की जो स्टोरीज़ है, अब्राहम की स्टोरीज़ हो गई, आइज़िक की स्टोरी हो गई, क्रूसिफिकेशन की स्टोरी हो गई, ये स्टोरीज़ इसमें मिलती थी मिरेकल प्लेयर्स में। मोरालिटी प्लेयर्स में आम जो अखलाकियात की बातें जो आम एक इंसान सोच सकता है और उस पर बहस कर सकता है, तबसा कर सकता है, अपनी राय दे सकता है, ये वाली, ये थे मिरेकल और मोरालिटी प्लेयर्स। इसके बाद जो रिवाइवल जहाँ से शुरू हुआ है वो शुरू होता है ब्रूट बाय लेमोन से। ये पहली ये एक नज़म है, बहुत लंबी नज़म है, इसमें हिस्ट्री को बयान किया गया। ये हिस्ट्री जो थी वो पहले ये लैटिन में हिस्ट्री लिखी गई थी प्रोस के तौर पर, हिस्ट्री ऑफ ब्रिटेन, फिर बाद में इसको ब्रूट डी एंग्लेटर के नाम से एक और नज़म अडेप्ट हुई थी। उसके बाद फिर ये अडेप्ट हुई थी एज ब्रूट में। ब्रूट एक नज़म है जो कि हिस्ट्री बयान कर रही है ब्रिटेन की, एंशियंट ब्रिटेन की, जो कि बिल्कुल पीछे जाती है 2000 साल ऑलमोस्ट उस ज़माने से पहले। तो इसमें वो सारी स्टोरीज मौजूद हैं जो ऑलमोस्ट जो बाद में शेक्सपियर ने इस्तेमाल करनी है, जो एक आमतौर पर मिथ सी समझी जाती है कि शेक्सपियर ने खुद से कुछ कहानियाँ लिखी थी, तो ऐसा नहीं है। शेक्सपियर की कहानियाँ जो थी वो लेजर्स से आई थी, पुराने लेजर्स, वो यही है जो हिस्ट्री है, यहाँ से उसने ली थी, वो जो किंग्स वाली जो स्टोरीज है उसके पास। इसके बाद ओम्यूलोम है बाय ओम, ये एक नज़म लिखी गई थी। फिर दी ऑयल एंड द नाइटिंगेल, एंग्रियन रैले और रूल ऑफ एंक्ट्रोचस, हैंडलिंग साइने, मैनुअल ऑफ सिंस और आइन पाइले ऑफ इनविट, रिमोर्स ऑफ कॉन्शियस, ये दोनों रॉबर्ट मैंगनिन ने लिखी है। और द क्रूजर ऑफ मुंडी, ये सारी नज़में आ जाती हैं प्री चौसरियन एरा तक, यानी चौसर से पहले तक। तो इसमें एक और बात जो यहाँ पे नुमायाँ होती है, वैसे तो एंग्लो सेक्सन से होती आ रही है, कि जो आजकल के ज़माने में आई का इस्तेमाल है वो पहले वाई होता था, वाई ही वोवल होता था और वो उसकी आवाज़ देता था, वो उसकी जगह लिखा जाता था वगैरह वगैरह। तो इसके बाद हमारे पास चौसर का पीरियड शुरू होता है। चौसर का पीरियड जो है वो बुनियादी तौर पे वैनक्लिफ की बाइबल से शुरू होता है। ये इंग्लिश ट्रांसलेशन की गई थी, कंप्लीट ट्रांसलेशन जो इंग्लिश में आई थी। और टेक्निकली जो रेनेसांस की जो मूवमेंट है वो इसी दौरान शुरू होती है। ये 14th सेंचुरी का ज़माना बनता है और इस दौरान रेनेसांस शुरू हो जाता है, लेकिन ये लैटिन ज़बान में होता है, इंग्लिश में बाद में ये इसके असरात आते हैं। अब चौसर में है, चौसर में 3 अदवार हैं, एक फ्रेंच का है, एक इटालियन का है, एक इंग्लिश का है। इसके फ्रेंच दौर में द बुक ऑफ द डचेस ट्रांसलेशन की है इसने रोम दे ला रोज की। फिर आगे इसका इटालियन काम है जिसमें द हाउस ऑफ फेम है, जो कि डांटे की वजह से, यानी डांटे इसका इन्फ्लुएंस था, इसकी इंस्पिरेशन थी। डांटे एक इटालियन फेमस पोएट है, बहुत बड़ा नाम है, ये इटालियन में ही है द हाउस ऑफ फेम जो इसकी नज़म है। ट्रोलियस एंड क्रेडिस है, ये ट्रांसलेशन की थी इसने बोशियोस से, और बोशियोस जो है वो वैनक्लिफ का समझ लें कि उसका एक लिटरेरी फॉलोवर है। जब कोई बड़ा राइटर पैदा होता है तो फिर कुछ राइटर्स उसी की तकलीद करते हैं और वैसा ही लिखते हैं, वैसा अंदाज इस्तेमाल करते हैं, वैसी सोच इस्तेमाल करते हैं। ये ओवरऑल भी वैनक्लिफ की सारी तकलीद गिनी जाती है जो ये चौसेरियन एरा के पोइट्स हैं। उसके बाद लेजेंड ऑफ गुड वुमेन, ये भी इटालियन में है,
और फाइनली इसकी जो सबसे मशहूर नज़म है कैंटरबरी टेल्स, वो अंग्रेज़ी में लिखी गई थी। इसका अंग्रेज़ी का बहुत कम काम है, बस चूँकि अंग्रेज़ी के पास कोई ज़्यादा काम नहीं, इस वजह से वो इसके काम को बहुत बड़ा काम गिनते हैं। इसके बाद जॉन गोवर है, ये इसका दोस्त था। इसने कन्फेसियो अमांटेस लिखी थी इंग्लिश में, स्पेक्ट्रम मेडिटालिस फ्रेंच में और वॉक्स क्लेमेडिस लैटिन में। ये एक दूसरे के दोस्त रहे थे, इन्होंने एक दूसरे के लिए भी लिखा था। जैसे कन्फेसियो अमांटेस जो है वो चौसर के लिए लिखी गई थी, और ट्रोलिस और क्रेडिसे ये चौसर ने जॉन गोवर के लिए लिखी थी। इसके अलावा एक तीसरा कंटेम्प्रेरी है जो विलियम लैंगलैंड है, उसकी मशहूर पियर द प्रोमैन है, एक एलेगरी है जिसमें उसने दुनिया ने अपने माशरे को दिखाया है उसने। इसके अलावा इसी दौर में जो स्कॉटलैंड में काम हुआ है वो काम है जॉन बार्बर का, जिसमें द ब्रूस लिखी गई है जो रॉबर्ट द ब्रूस के एडवेंचर्स पर है, और इसमें प्रोज लिखी गई है। जो प्रोज इसमें एक तो वही वैनक्लिफ की बाइबल जो कि टेक्निकली स्टार्ट था, टेक्निकली जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो ये है, वीक्लिफ की बाइबल है, और फिर एक ट्रांसलेशन हुई है ब्रोथिस एंड ट्रीटीज ऑन द एस्ट्रोलेबी, ये चौसर नहीं की है। यहाँ तक कि चौसरियन एज है या एज ऑफ चौसर है। इसके बाद जो चौसर के बाद का मामला है उसमें बहुत सा काम हुआ है, लेकिन वो अमूमन ये नज़रअंदाज कर दिया जाता है काम। उसकी एक वजह ये दी जाती है कि ये उस पाए का नहीं था जिस पाए का काम एज ऑफ चौसर में हुआ है, चौसरियन एज में हुआ है। इसमें द फ्लावर एंड द लीफ एक नज़म है, द गवर्नेल ऑफ प्रिंसेस और मॉडर ऑफ गॉड ये थॉमस हैकोलेव ने लिखी। ये थॉमस हैकोलेव जो है वो चौसरियन पोइट है, यानी जो जिन्होंने चौसर की तकलीद की थी। ये ज़माना जो है वो चौसर की तकलीद पे आता है जो पोइट्स ने की थी। इसके बाद स्टोरी ऑफ थीव्स है जो कि जॉन लेडगेट ने लिखी थी, और ये कहा जाता है कि ये न्यू कैंटरबरी टेल्स, यानी उसने उसकी इतनी इस हद तक तकलीद की थी, उसने बिल्कुल ऐसे ही वहीं उसने लोकेशन दी थी, वही इन जो कि कैंटरबरी टेल्स में इस्तेमाल हुआ, और वहीं पे लोग जो है वो स्टोरी सुना रहे हैं। और ट्रॉय ब्रूक है, फॉल्स ऑफ प्रिंसेस है, ये भी जॉन लेडेट का ही है। इसके बाद स्कॉटलैंड में काम हुआ है ज़्यादा इस दौर में, चूँकि चौसरियन पोइट्स थे इंग्लैंड में और वो उनके बारे में कहा जाता है कि उन्होंने कोई इतना अच्छा काम नहीं किया, ज़्यादा काम स्कॉटलैंड में ही हुआ है इस दौरान। इसमें द किंग स्क्वायर है, ये जेम्स वन ऑफ स्कॉटलैंड ने लिखा है। ये इसके बाद इसमें थिस्टर एंड द रोज़ है जो कि विलियम डनबर की है, जिसमें वो मार्गरेट और हेनरी द सेवंथ की शादी की बात कर रहा है, और इसी की डांस ऑफ द सेवन डेडली सिंस है। इसके बाद रॉबर्ट हेनरी की टेस्टमेंट ऑफ क्रीडिसाइड है, और रोबन द मैक्रेन है। उसके बाद गेविन डोगलस की द पैलेस ऑफ ऑनर है, और फाइनली उसकी ट्रांसलेशन ऑफ एनियड है, एनियड जो इटालियन एपिक है मशहूर, वो उसकी है। अल्टीमेटली हम प्रोज पे आ जाते हैं। द रिप्रेसर ऑफ ओवरमच ब्लेमिंग ऑफ द क्लर्जी ब्रोक ऑफ और बुक ऑफ फेथ बाय रेनैंड पीकॉक, और इसमें इसने फिर आगे द डिफरेंस बिटवीन एन एब्सोल्यूट एंड लिमिटेड मोनार्की है बाय सर जॉन फ्रोस्क्यू, और मिस्टीरियस राइटिंग है विलियम कैक्सटन की। और फाइनली मोटर डेटर है जिसमें रोमांसेस लिखे हैं सर थॉमस मैलरी ने। ये बहुत एक अहम प्रोज है इस एरा की और बहुत जल्दी लिखी गई थी। और फाइनली इसमें बैलेट्स लिखे गए थे, द बैटल ऑफ ऑटरडम, नट ब्राउन मैन, रॉबिन हुड साइकिल etc। बैलेट जिस ज़माने में बहुत ज़्यादा चलते रहे थे। और ये सारा बेसिकली बनता है मिडल इंग्लिश पीरियड। यहाँ मिडल इंग्लिश का ख़त्म होती है। इसके बाद अर्ली मॉडर्न इंग्लिश है जो कि रेनेसेंस में आती है लैटिन के इन्फ्लुएंस से। ये फ़र्क मैं ज़रा रिकैप में दे देता हूँ कि एंग्लो सेक्सन जो है वो केल्टिक इन्फ्लुएंस की वजह से एंग्लो सेक्सन्स कहा जाता है उस ज़बान को,
और एंग्लो नॉर्मस का फ़र्क ये है कि उसमें फ्रेंच का इन्फ्लुएंस है इंग्लिश में। पहली में केल्टिक का था, दूसरी में फ्रेंच का है, और तीसरी जो होगी अर्ली मॉडर्न उसमें लैटिन का होगा। तो ये सारी थी मिडल इंग्लिश पीरियड और उसके लिटरेचर और उसकी एजेस जो कि थी हमने देखी है, प्री चौसेरियन, चौसेरियन और पोस्ट चौसेरियन। सादा सा।